नमस्कार। आज हम भारत की शासन व्यवस्था के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पे बात करने वाले हैं, संघवाद। मतलब भारत जैसा इतना बड़ा, इतनी विविधता वाला देश, यहाँ इतनी भाषाएं, कल्चर, अलग-अलग इलाके, तो भई इस सत्ता का बंटवारा होता कैसे है? कैसे केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं? हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। और इसको समझने के लिए हम आज देख रहे हैं एनसीईआरटी की क्लास 10 की किताब डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर 2, भाग 2। ये हमें एक बेसिक आइडिया देगा। बिल्कुल। हमने पहले भी देखा है दुनिया में छोटे-छोटे देश जैसे बेल्जियम, श्रीलंका, उनको भी अपनी डाइवर्सिटी संभालने में कितनी दिक्कतें आती हैं। हाँ, बिल्कुल। तो सोचिए भारत में ये कितना मुश्किल काम होगा। सही बात है। तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही है कि हम इस सोर्स के जरिए समझें कि भारत का संविधान वो संघवाद के सिद्धांत कैसे अपनाता है। भले ही संविधान में सीधे-सीधे फेडरेशन शब्द ना लिखा हो। हाँ, ये बात ध्यान रखने वाली है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि आखिर भारत को ऐसी फेडरल व्यवस्था की जरूरत ही क्यों पड़ी? इसकी जड़ें तो इतिहास में हैं, है ना? बिल्कुल। देखिए, आज़ादी मिली, लेकिन साथ में बँटवारा हुआ, बहुत दर्दनाक था वो। हाँ। और उसके फ़ौरन बाद सैकड़ों रियासतें थीं, छोटी-बड़ी, उनको भारत में शामिल करना था। तो ये सब देखते हुए संविधान बनाने वालों ने भारत को राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा। अच्छा, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, और इसमें संघ शब्द पर जोर है, ये दिखाने के लिए कि भाई भारतीय संघ जो है वो राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हाँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो राज्यों का संघ कहने के पीछे ये सोच थी। और भले ही फेडरेशन शब्द नहीं है, पर ढांचा तो फेडरली अपनाया गया। हाँ, ढांचा जो पूरी बनावट है वो संघवाद के उसूलों पर ही है। संविधान ने शुरू में ही 2 लेवल की सरकार बनाई, एक केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए जिम्मेदार, हम्म। और दूसरी राज्य सरकारें जो अपने अपने राज्य का काम देखें। बाद में एक तीसरा लेवल भी जोड़ा गया, पंचायतें, नगरपालिकाएं। लोकल गवर्नमेंट। हाँ, लोकल गवर्नमेंट। और फेडरल सिस्टम की पहचान ही यही है कि हर लेवल की सरकार का अपना एक दायरा होता है, अपना अधिकार क्षेत्र, जिसे जुरिस्डिक्शन कहते हैं। मतलब कानून बनाने का, टैक्स लगाने का, प्रशासन चलाने का अपना अपना एरिया। अच्छा, तो हर लेवल की अपनी जिम्मेदारी, अपने अधिकार। पर ये तय कैसे होता है? कौन क्या करेगा? मतलब कहीं अधिकारों में टकराव ना हो जाए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। और इसी टकराव से बचने के लिए और सिस्टम ठीक से चले, इसके लिए संविधान ने केंद्र और राज्यों के बीच जो कानून बनाने की शक्ति है ना, उसे बहुत साफ साफ बांट दिया है। अच्छा। और ये बंटवारा 3 लिस्ट के जरिए किया गया है। हाँ, ये इन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये तो बहुत सुनने में आती हैं। हम्म। ये तो जैसे भारतीय संघवाद का बिल्कुल कोर है। चलिए इनको थोड़ा खोलते हैं। पहली लिस्ट कौन सी है? पहली है संघ सूची, यानी यूनियन लिस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, इसमें वो विषय हैं जिनका महत्व पूरे राष्ट्र के लिए है। राष्ट्रीय महत्व मतलब ऐसे मामले जिन पर पूरे देश में एक जैसी पॉलिसी चाहिए। क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जैसे देश की सुरक्षा, डिफेंस, हाँ। विदेश नीति, फॉरेन अफेयर्स, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, रेलवे, डाक तार, हवाई रास्ते, बंदरगाह, मुद्रा यानी करेंसी। हाँ, करेंसी तो एक ही होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या आप सोच सकते हैं कि पंजाब की अपनी करेंसी हो और तमिलनाडु की अपनी, या भारत की फौज अलग-अलग राज्यों के कंट्रोल में हो? नहीं ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए इन सब विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के पास है। ये तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है। देश की एकता, सुरक्षा के लिए जरूरी है। अच्छा, अब दूसरी लिस्ट पर आते हैं, राज्य सूची। दूसरी है राज्य सूची, यानी स्टेट लिस्ट। इसमें वो विषय है जो राज्य या लोकल लेवल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ थोड़ी विविधता की गुंजाइश होती है, लोकल जरूरतों का ध्यान रखा जा सकता है। अच्छा, तो इसमें वो चीजें होंगी जिनका असर मुख्य रूप से राज्य के अंदर ही होता है, जैसे कि? जैसे पुलिस व्यवस्था, पब्लिक हेल्थ, जेल, लोकल गवर्नमेंट, खेती-बाड़ी, सिंचाई, राज्य के अंदर का व्यापार, कॉमर्स। इन विषयों पर नॉर्मल हालात में कानून बनाने का अधिकार राज्यों को दिया गया है, क्योंकि माना जाता है कि राज्य सरकारें अपनी लोकल जरूरतें बेहतर समझती हैं। सही बात है। जैसे किसी राज्य में सिंचाई की जरूरत ज्यादा होगी, किसी में कम। पुलिस की चुनौतियां भी अलग-अलग हो सकती हैं। तो ये लिस्ट राज्यों को अपनी प्रायोरिटी तय करने की थोड़ी आजादी देती है। लेकिन एक तीसरी लिस्ट भी है,
समवर्ती सूची, इसका नाम ही थोड़ा मतलब कॉन्करेंट, क्या खास है इसमें? समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों का साझा हित है। मतलब ये ऐसे मामले हैं जिन पर नेशनल नजरिया भी जरूरी है और लोकल हालात का ध्यान रखना भी। अच्छा, तो ये एक तरह का कॉमन ग्राउंड है। कौन कौन से विषय आते हैं इसमें? इसमें जैसे शिक्षा है, एजुकेशन, वन, फॉरेस्ट्स, नापतौल, जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को छोड़कर, ट्रेड यूनियन, शादी, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सब। इन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकारें भी। ये तो बड़ा दिलचस्प है। शिक्षा जैसा विषय जो नेशनल लेवल पर भी जरूरी है और राज्यों के लिए भी, वो यहाँ है। पर यहाँ एक सवाल है, अगर एक ही चीज पर केंद्र ने भी कानून बना दिया, राज्य ने भी बना दिया और दोनों में कोई झगड़ा हो गया, कोई कॉन्ट्रडिक्शन, तब क्या होगा? किसकी चलेगी? हाँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सवाल है और संविधान बनाने वालों ने इसका भी हल दिया है। संविधान में साफ लिखा है कि अगर कंकरेंट लिस्ट के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र सरकार का बनाया कानून ही माना जाएगा। अच्छा, तो फाइनल से केंद्र का होगा, ये ठीक है, क्लैरिटी तो आ गई। पर क्या इससे कभी राज्यों को ऐसा नहीं लगता होगा कि भाई हमारी बात या हमारी जरूरतें उतनी नहीं सुनी गई? देखिए, ये बहस तो चलती रहती है और फेडरल सिस्टम में ऐसे तनाव आते हैं, ये स्वाभाविक है। पर इसका मकसद यही है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो ऊपर रहे और पूरे देश में कम से कम एक जैसी व्यवस्था बनी रहे, खासकर उन मामलों में जहां जरूरत है। लेकिन हाँ, बैलेंस बनाना हमेशा एक चुनौती है। ये तो हो गई 3 लिस्ट, पर क्या दुनिया यहीं खत्म हो जाती है? क्या ऐसा कोई विषय नहीं हो सकता जो इन तीनों में से किसी में ना हो? या मान लीजिए कोई बिल्कुल नया एरिया आ जाए, जैसे जब संविधान बना तब किसी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या इंटरनेट गवर्नेंस के बारे में सोचा भी नहीं होगा। ऐसे नए विषयों का क्या होता है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। दुनिया बदलती है, नई चीजें आती हैं, संविधान बनाने वाले ये जानते थे। इसीलिए उन्होंने एक और कैटेगरी रखी, अवशिष्ट शक्तियां, यानी रेजिड्यूअरी पावर्स। अच्छा, विशिष्ट। हाँ, इसका मतलब है वो सारे विषय जो तीनों लिस्ट में नहीं है या जो भविष्य में पैदा होंगे, उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। तो जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आया या साइबर लॉ जैसे मुद्दे आए, हाँ, तो उन पर कानून बनाने की पावर केंद्र के पास चली गई। हाँ, ये तो एक तरह से फ्यूचर प्रूफिंग थी। बिल्कुल। ये केंद्र को एक काफी महत्वपूर्ण शक्ति देता है और ये पक्का करता है कि कोई भी विषय कानून बनाने के दायरे से बाहर ना रह जाए। और ये भारत के होल्डिंग टुगेदर टाइप के फेडरलिज्म का भी एक लक्षण है, जहां केंद्र को राज्यों से कुछ ज्यादा शक्तियां मिलती हैं। आपने होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म कहा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि भारत में सारे राज्यों को बराबर पावर नहीं मिली है। क्या इसमें भी कुछ फर्क है? हाँ, ये एक बहुत जरूरी बात है। दुनिया में फेडरल सिस्टम मोटे तौर पर दो तरह से बनते हैं। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां अलग अलग आजाद राज्य साथ आकर एक बड़ा देश बनाते हैं, अपनी थोड़ी थोड़ी संप्रभुता शेयर करते हैं, पर अपनी पहचान भी रखते हैं। जैसे अमेरिका। यहाँ आमतौर पर सबको बराबर शक्तियां मिलती हैं। ठीक है। दूसरा है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां एक बड़ा देश अपनी विविधता को देखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए अपनी शक्तियों को अलग अलग राज्यों या यूनिट्स में बांटता है। जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम। यहाँ अक्सर केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है और अलग अलग यूनिट्स को बराबर शक्तियां नहीं मिलती। तो भारत इसी होल्डिंग टुगेदर वाले मॉडल में आता है और इसी वजह से यहाँ कुछ राज्यों को दूसरों से अलग कुछ स्पेशल स्टेटस या पावर मिली है। बिल्कुल। भारतीय संघ के सभी राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को उनकी खास सामाजिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों की वजह से संविधान में स्पेशल स्टेटस या प्रावधान मिले हैं। सबसे मशहूर उदाहरण तो अनुच्छेद 370 वाला जम्मू कश्मीर का था, जो अब खैर खत्म हो गया है। हाँ। लेकिन अभी भी कई दूसरे राज्य हैं जिन्हें आर्टिकल 371 के अलग-अलग सेक्शन के तहत कुछ विशेष शक्तियां मिली हुई हैं। आर्टिकल 371 ये किन राज्यों पर लागू होता है और किस तरह की स्पेशल पावर देता है ये? आर्टिकल 371 और इसके जो अलग-अलग सब सेक्शंस हैं, जैसे 371A, 371B, 371C वगैरह, ये खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, इनके साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक के भी कुछ इलाकों के लिए स्पेशल प्रोविजन करते हैं। अच्छा, ये प्रोविजन किस तरह के होते हैं? क्या फायदा मिलता है इनसे? ये प्रोविजन मुख्य रूप से वहाँ के जो मूल निवासी हैं,
खासकर आदिवासी समुदाय, उनके जमीन के अधिकार बचाना, उनकी खास संस्कृति रीति रिवाजों को बचाना और सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उनके हितों की रक्षा करना इनसे जुड़े हैं। जैसे नागालैंड में आर्टिकल 371A नागा लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाओं, उनके ट्रेडिशनल कानून, सिविल और क्रिमिनल जस्टिस जिसमें उनके ट्रेडिशनल लॉ के हिसाब से फैसले हों, और ज़मीन और उसके संसाधनों के मालिकाना हक और ट्रांसफ़र के बारे में संसद का कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक वहाँ की विधानसभा उसे मान न जाए। बाप रे, ये तो काफी बड़ी पावर है। हाँ, इसी तरह कुछ राज्यों में ये भी है कि जो लोग वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट नहीं है वो ज़मीन या प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। तो ये एक तरह से उन राज्यों की जो यूनिक पहचान है, जरूरतें हैं, उनको संवैधानिक मान्यता और प्रोटेक्शन देना है। ये दिखाता है कि भारतीय संघवाद कितना लचीला भी है। हाँ, ये इस बात का सबूत है कि हमारा ढांचा यूनिफॉर्मिटी थोपने के बजाय डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की कोशिश करता है। राज्यों की बात हुई, कुछ को स्पेशल दर्जा भी है, लेकिन मैप पे कुछ छोटी छोटी यूनिट्स भी दिखती हैं जो राज्य नहीं है। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, इनका क्या स्टेटस है? इनके पास कितनी पावर होती है? हाँ, राज्यों के अलावा भारतीय संघ में कुछ और छोटी यूनिट्स भी हैं। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज, यूटीज कहते हैं। ये वो इलाके हैं जो शायद इतने छोटे हैं कि उन्हें अलग राज्य बनाना प्रैक्टिकल नहीं था। या उनका स्ट्रेटेजिक महत्व है, जैसे अंडमान निकोबार, या वो राजधानी क्षेत्र हैं जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, और जिन्हें किसी मौजूदा राज्य में मिलाना भी ठीक नहीं समझा गया। तो क्या इनके पास राज्यों जैसी शक्तियां होती हैं? अपनी चुनी हुई सरकार होती है? नहीं, आम तौर पर नहीं। इनके पास राज्यों वाले अधिकार नहीं होते। इनका शासन सीधे केंद्र सरकार चलाती है। अच्छा, डायरेक्ट सेंटर से कुछ यूटीज हैं जिनकी अपनी चुनी हुई विधानसभा और मंत्री परिषद है। हाँ, दिल्ली में तो है। हाँ, लेकिन उनकी शक्तियां भी राज्यों के मुकाबले काफी कम होती हैं और कई जरूरी मामलों में, जैसे दिल्ली में पुलिस, जमीन, पब्लिक ऑर्डर, केंद्र का ही कंट्रोल रहता है। तो ये सत्ता के बंटवारे का एक और लेवल है जहां सेंटर का सीधा कंट्रोल ज्यादा है। अब ये जो पूरा ढांचा हमने समझा, सेंटर स्टेट पावर डिवीजन, स्पेशल स्टेटस वाले राज्य, यूटीज, ये कितना मजबूत है? क्या संसद जब चाहे इसमें फेरबदल कर सकती है? नहीं, ये इतना आसान नहीं है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का ये जो बंटवारा है, इसे हमारे संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता है, बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर। और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदलना बहुत मुश्किल है। संसद अकेले अपनी मर्जी से इस फेडरल ढांचे को नहीं बदल सकती। तो फिर तरीका क्या है? अगर कोई बदलाव करना ही पड़े, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डालना हो, तो कैसे होगा? इसके लिए एक बहुत ही सख्त संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया है। पहले जो अमेंडमेंट बिल है, उसे संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग पास होना होगा। और कैसे? सदन की कुल मेंबरशिप के बहुमत से, और जितने मेंबर मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं, उनके कम से कम 2/3 बहुमत से। यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट में। क्या बस इतना ही काफी है? नहीं, इतना ही नहीं। फेडरल ढांचे से जुड़े किसी भी संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद उसे कम से कम आधे राज्यों की विधान पालिकाओं यानी लेजिस्लेचर्स से भी मंजूरी मिलनी जरूरी है, रैटिफाई होना चाहिए। अच्छा, आधे राज्यों की मंजूरी भी चाहिए? हाँ, तभी वो संशोधन लागू हो सकता है। ये जो मुश्किल प्रक्रिया है, ये पक्का करती है कि राज्यों की सहमति के बिना केंद्र सरकार मनमाने ढंग से पावर बैलेंस को ना बदल दे। ये तो वाकई एक मजबूत सेफ्टी गार्ड लगता है राज्यों के अधिकारों के लिए। लेकिन फिर भी असल में तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों को देकर या किसी कानून के मतलब को लेकर झगड़े हो ही सकते हैं। हाँ, होते हैं। ऐसे में रेफरी कौन बनता है? फैसला कौन करता है? यहीं पर न्यायपालिका, जुडिशरी, खासकर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका बहुत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। संविधान ने जुडिशरी को ये पावर दी है कि वो संविधान की व्याख्या करें, इंटरप्रेट करें और केंद्र राज्यों के बीच या अलग-अलग राज्यों के बीच जो कानूनी विवाद हो उनको सुलझाए। अगर कोई भी सरकार, चाहे केंद्र हो या राज्य, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कानून बनाती है, तो जुडिशरी उसे अवैध मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। अच्छा, तो इस तरह जुडिशरी संविधान की गार्डियन भी है और फेडरल स्ट्रक्चर की बैलेंस बनाए रखने वाली भी। तो जुडिशरी एक तरह से अंपायर का रोल निभाती है ताकि गेम नियमों के हिसाब से चले। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल,
ये सारी सरकारें, केंद्र, राज्य, लोकल, इतने सारे काम करती हैं, योजनाएं चलाती हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? क्या इनके पास अपने रिसोर्स जुटाने के अधिकार हैं? बिल्कुल, बिना पैसे के तो कोई सरकार काम ही नहीं कर सकते। सही बात है। संविधान ने केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को अपने अपने दायरे में टैक्स लगाने और रेवेन्यू इकट्ठा करने के साफ साफ अधिकार दिए हैं। कौन सी सरकार कौन सा टैक्स लगा सकती है, इसका भी बंटवारा किया गया है। ये जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है, ये फेडरल सिस्टम के चलने के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकारें अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए दूसरों पर निर्भर न रहे। तो इस पूरी बातचीत से मुझे लगता है तस्वीर काफी साफ होती है। भारत का संविधान एक बहुत ही सोच समझकर बनाई गई, काफी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था के जरिए केंद्र और राज्यों के बीच पावर को बैलेंस करने की कोशिश करता है। हमने देखा कि कैसे 3 लिस्ट हैं कानून बनाने के लिए, बची कुची शक्तियां केंद्र के पास हैं और इस बंटवारे को बदलना भी आसान नहीं है। और ये भी देखा कि ये सिस्टम सख्त होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है। सारे राज्यों को एक जैसा नहीं ट्रीट किया गया है। कुछ को उनकी खास सिचुएशन के हिसाब से स्पेशल स्टेटस मिला है, तो वहीं यूटीज के लिए अलग व्यवस्था है। और इस पूरे ढांचे की निगरानी और बैलेंस के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। ये सब मिलकर भारत की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है, उसको एक देश के धागे में पिरोए रखने की एक संवैधानिक कोशिश है। बिल्कुल। तो निचोड़ ये है कि भारतीय संघवाद अपनी जरूरतों के हिसाब से बनाया गया एक यूनिक मॉडल है, जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। हालांकि हाँ, झुकाव थोड़ा केंद्र की तरफ ज्यादा लगता है। हाँ, वो तो है। ये ढांचा देश की एकता बनाए रखने के साथ साथ जो रीजनल उम्मीदें हैं, उनको भी जगह देने की कोशिश करता है। और अंत में एक सोचने वाला पॉइंट छोड़ना चाहूंगी, जो शायद सीधे हमारे सोर्स में बहुत डिटेल में ना हो, पर इस बातचीत से उठता है। समय के साथ, खासकर पिछले कुछ दशकों में, जो आर्थिक बदलाव हुए हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे डिजिटल गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन का असर है। इन सब के चलते केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो असली संतुलन है, वो कैसे बदल रहा है? क्या कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर केंद्र का असर बढ़ रहा है, या फिर नई चुनौतियां राज्यों को ज्यादा एक्टिव रोल निभाने का मौका दे रही हैं? भविष्य में ये बैलेंस किस तरफ जाएगा, ये लगातार देखने और समझने वाली बात होगी।